So guys, in the last lecture, we have started with something called as transcription unit. I have already detailed में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी मैंने बताया। मैंने ये भी बताया कि कैसे अनबाइंडिंग होता है, कैसे एटीजीसी बेस पेयर्स जो रहते हैं, एटीजीसी बेसिस नॉट बेस पेयर्स, एटीजीसी बेसिस जो है वो ओपन होते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसके ऊपर कैसे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर बाइंड होते जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और कैसे तुम्हारा हाइब्रिड आरएनए का मॉलिक्यूल, हाइब्रिड डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूल बनते जाएगा, और कैसे तुम्हारा आरएनए उससे डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आरएनए नया का नया बन जाएगा। और अब जो आरएनए बनता है उसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। क्यों मैं आरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलूंगा, क्यों मैं एमआरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलूंगा? क्योंकि वो एमआरएनए के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं चाहिए। In case of eukaryotic cell, you can see that RNA in eukaryotic cell has many more structures which we don't want. And also there are certain structures which we do want. हमको ऐसे भी स्ट्रक्चर्स उसमें अवेलेबल है जो हमको चाहिए, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है जो हमको नहीं चाहिए, जो इंटरप्ट कर रहे हैं हमारे पूरे आरएनए के मॉलिक्यूल को। तो उस आरएनए के मॉलिक्यूल के कैसे हम लोग उसमें से वो चीजें निकाल सकते हैं, कैसे स्प्लाइसिंग होगा, कैसे कैपिंग होगा, कैसे टेलिंग होगा, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी मार्क दिस येलो कलर का पूरा पैराग्राफ कि इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग की क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज देयर इज नो इंट्रॉन्स। तुम्हारे बैक्टीरिया के एमआरएनए में कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोट्स पोजेसेस ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? बिकॉज उसमें टाइप्स, उसमें एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू सिंथेसाइज एवरीथिंग। In eukaryotes, there are three types of RNA polymerases. RNA polymerase 1 transcribes rRNA, RNA polymerase 2 transcribes mRNA, primary transcript, and heterogeneous nuclear RNA or hnRNA. RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA and smaller nuclear RNA, that is snRNA. ना इसमें तुम लोग को एचएनआरएनए क्या है अभी हम लोग मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। एसएनआरएनए को आपको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हाल फिलहाल नहीं है, बट एचएनआरएनए जरूर है। एचएनआरएनए इज नथिंग बट योर हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट आपको इससे पहले क्या होता है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि इंट्रॉन्स क्या है, एक्सॉन्स क्या है। इंट्रॉन्स मतलब वो सीक्वेंसेस तुम्हारे एमआरएनए में जो हमको नहीं चाहिए, एक्सॉन्स मतलब वो सीक्वेंस तुम्हारे एमआरएनए में जो हमको चाहिए। सो इंट्रॉन्स जो रहेंगे वो एक्सॉन्स के बीच बीच में रहने वाले हैं। आई रिपीट, इंट्रॉन्स जो है वो एक्सॉन्स के बीच बीच में रहने वाले हैं। तो इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे हमारे सेल के अंदर। वो सेल का एंजाइम क्या करने वाला है, इन इंट्रॉन्स को कट करके निकाल बाहर फेंकने वाला है। जैसे इंट्रॉन कट हो गए, तुम्हारे एक्सॉन्स जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। हमेशा जिंदगी में याद रखो, लाइगेज जोड़ने का काम करता है। लाइगेज हमेशा जोड़ने का काम करता है। वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम रहे, वो डीएनए को जोड़ने का काम रहे, वो आरएनए को जोड़ने का काम रहे, it is just going to join the nucleotides. Is that clear? Drop amazing hearts in the chat box. Come on, everyone. चलो, so मैंने क्या बोला, एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन नहीं चाहिए। इंट्रॉन इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस विच वी डोंट वांट, विच वी एब्सोल्युटली डोंट वांट, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास में क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या क्या होता है। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। हम सबको पता है हमारा एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। एंड आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। उसके नाम में ही उसका मतलब है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए मतलब इस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी।
tRNA मतलब ट्रांसफर RNA. It is going to transfer your amino acid on the molecule so that amino acid की चेन बना बनाकर प्रोटीन्स बनते रहे. बिकॉज हम सबको पता है कि अमाइनो एसिड जोड़ जोड़कर ही पॉलीपेप्टाइड की चेन मतलब प्रोटीन की चेन बनती है. rRNA stands for ribosomal RNA. Now let's try and understand कि ये जीन क्या है यहाँ पे. So basically DNA sequence coding for mRNA, tRNA, rRNA is defined as a gene. मतलब तुम्हारा एक जीन जो है वो तुम्हारा RNA सिंथेसाइज कर सकता है और RNA जो है वो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला है. समझ में आया? So gene is responsible for synthesizing protein. क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मतलब A is equals to B and B is equals to C. तो A is equals to C भी हो सकता है. Yes or no? हमने ये मैथ्स पे पढ़ा हुआ है. A is equals to B is equals to C मतलब A is equals to C. Yes or no? द सेम वे कि अगर डीएनए है, डीएनए के पास में जीन है और जीन से तुम्हारा आरएनए बन रहा है और आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन बन रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? डीएनए से तो प्रोटीन बन रहा है. या समझ में आया? यही चीज मैं बता रहा हूं कब से. ठीक है ना. One more important thing which we should remember, that is cistron. What is a cistron? Cistron का मतलब क्या है? यहाँ पे definition लिखा हुआ है cistron का. Cistron is a segment of DNA coding for a polypeptide. Yes everyone, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीएनए से प्रोटीन बनता है. तो डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, उसका नाम क्या है? उस सेगमेंट का नाम क्या है? सिस्ट्रॉन. आई रिपीट, डीएनए के ऊपर ऐसे ढेरों सेगमेंट्स होते हैं. मतलब एक लंबा सा डीएनए, 2 मीटर लंबा डीएनए है और उस 2 मीटर लंबे डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे. और वो सेगमेंट अगर एक प्रोटीन को कोड करता है, मतलब तुम्हारा वो सेगमेंट पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा. मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीएनए तुम्हारा का वो सेगमेंट तुम्हारा प्रोटीन बनाने वाला है. ठीक है. सो अगर वो सेगमेंट तुम्हारा प्रोटीन बनाने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन. समझ में आया? समझ में आया? हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. कोई मुझे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 मेन मेंबर्स के नाम बता सकता है? बता दो. क्या क्या होना चाहिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर? फटाफट. सुशील, खुशी, अमिया, गीता, everyone, I want to see the answers in the chat box. Yes, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने पढ़ा हुआ था. उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हमारे 3 हिस्से, 3 मेंबर्स कौन से? वेरी गुड अमिया, वेरी गुड सुशील. इट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. सो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. लाइन से जाओ. प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है और फिर टर्मिनेटर होता है ना. हम सबको पता है कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये 3 हिस्से तो होने ही चाहिए. एक प्रमोटर होना चाहिए जहां से तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा. ठीक है. एक स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए, एक टर्मिनेटर होना चाहिए. ये सब क्यों होना चाहिए? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर. बिकॉज सब चीजें एकदम रेगुलरली हो सके. प्रमोटर क्या करता है? आरएनए का सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करता है. स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है हमको पता नहीं, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया स्ट्रक्चरल जीन को डिटेल में. और टर्मिनेटर क्या करता है? तुम्हारा आरएनए के सिंथेसिस को खत्म कर देता है ना. इतना सबको समझ में आया? से यू से यू एवरीवन. स्ट्रक्चरल जीन का काम बच्चे लोग एक्चुअल में कब आने वाला है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा. जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी. जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तब तुम्हारा किसका जरूरत आने वाली है? स्ट्रक्चरल जीन की जरूरत आने वाली है. एक स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारा एक प्रोटीन बनाएगी, 2 स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारे 2 प्रोटीन्स बनाएंगे. तो 3 स्ट्रक्चरल जीन कितने प्रोटीन्स बनाएगी बताओ? 3 प्रोटीन. सिंपल लॉजिक, क्लियर है एकदम.
एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन अगर एक प्रोटीन बनाएगा, दो स्ट्रक्चरल जीन अगर दो प्रोटीन बनाएगा, तो तीन स्ट्रक्चरल जीन तीन प्रोटीन बनाएंगे, 10 वाले 10 बनाएंगे, बस 20 वाले 20 बनाएंगे। मतलब बेसिकली मुझे बोलना क्या है कि तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। नाउ व्हाट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? मैं जब कहता हूं मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसका मतलब होता है अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक। मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन है तुम्हारे एक ही तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स अवेलेबल रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉली मतलब मेनी। समझ में आया सबको? Is that clear everyone? Say yes or no in the chat box. Come on, come on, come on. मैंने अभी तक यही डिस्कशन किया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। ठीक है, सिस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सेगमेंट डायरेक्टली प्रोटीन इनडायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर एक तुम्हारी स्ट्रक्चरल जीन होगी, वी कॉल इट एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर तुम्हारे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, मतलब अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं तुम्हारे यूकैरियोट्स के अंदर, तो वहां पे क्या मिलेंगे हम लोग को? इंट्रॉन्स मिलेंगे और एक्सॉन्स भी मिलेंगे। आई रिपीट, पूरे के पूरे आरएनए, पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को इंट्रॉन्स एक्सॉन नहीं मिलेंगे। सिर्फ वो कहां पे मिलने वाले? स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर मिलने वाले हैं। और वो भी किसके स्ट्रक्चरल जीन्स के मिलने वाले? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? बट ऑब्वियसली यूकैरियोट, बिकॉज हमने पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर कोई इंट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऐसे गूगली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बच्चे मार खा के आ जाते हैं। सो प्लीज मेंशन दिस इन योर टेक्स्ट बुक। अगर नहीं लिखा रहेगा तो वहां पे लिखो स्ट्रक्चरल जीन्स। यस, वहां पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है the coding sequences or express sequences are defined as exons. Only exons appear in processed mRNA in eukaryotes. Only exons appear in प्रोसेस्ड एमआरएनए। मतलब जब तुम्हारे आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें सिर्फ हमको एक्सॉन्स मिलते हैं। इंट्रॉन्स काटकर हम बाहर फेंक देते हैं। जिसको जिसको समझा, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन। Yes, yes, yes. I want to see multiple hearts in the chat box. Come on, no conjusi. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब क्या करते हैं? बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, व्हाट इज HNRNA? व्हाट इज HNRNA? HNRNA का फुल फॉर्म लिख लो, उसी टेक्स्ट बुक में, उसी नोटबुक में उधर के उधर ही लिख लो। HNRNA का फुल फॉर्म है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आई रिपीट, HNRNA का फुल फॉर्म है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। चलो, आई होप सब लोगों ने लिख लिया है कि HNRNA का फुल फॉर्म इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए ना। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस HNRNA को कैसे प्रोसेस करने वाले हैं, मतलब उसमें से इंट्रॉन्स को कैसे डिलीट मारेंगे हम लोग, कैसे एक्सॉन्स को चिपकाएंगे, कैसे तुम्हारे 5 प्राइम के ऊपर कैपिंग होगा, 3 प्राइम के ऊपर टेलिंग होगा, ये सब डिस्कशन अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे एक चीज यहाँ पे बता दो कि कैप जो होती है, कैप वो कहाँ पे पहनी जाती है? बता दो, कैप कहाँ पे पहनी जाती है? हेड रीजन पे ना, हमारे सर के ऊपर पहनी जाती है बेसिकली। और टेल कहाँ पे होती है? नीचे की तरफ या सर के ऊपर? बैक साइड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। यस, द सेम वे
योर आरएनए नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन द सेम फैशन। कि आरएनए को एक टोपी की जरूरत लगती है और आरएनए को एक टेल की जरूरत लगती है। इतना सबको समझा? आरएनए को एक टोपी चाहिए, आरएनए को एक टेल चाहिए। वो क्यों चाहिए, काय को चाहिए, मारो गोली, बट चाहिए। आरएनए को एक टोपी भी चाहिए, आरएनए को एक टेल भी चाहिए। अब वो कौन सी कैप चाहिए, कौन सी टेल चाहिए, ये भी स्पेसिफिक है। जैसे किसी किसी लोगों को नहीं रहता कि मुझे ना पूमा के टी शर्ट्स अच्छे लगते हैं, या फिर पूमा ब्रांड इज वेरी फेमस, तो मुझे वो अच्छा लगता है। पूमा के शूज अच्छे लगते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। मुझे जारा के कपड़े अच्छे लगते हैं, या फिर मुझे क्या बोलते हैं, किलर की जीन्स अच्छी लगती है। मतलब हर एक अपने अपने ब्रांड को लेकर हम लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि लाइक दिस इज माय ब्रांड, दिस इज व्हाट आई वेयर। आई डोंट वेयर समथिंग नॉर्मल या मीडियोकर, मैं ऐसे कुछ नहीं पहनता हूँ। यस, द सेम वे आरएनए की जो टोपी रहती है ये भी स्पेसिफिक होती है। कुछ भी पहन नहीं जाएगा आरएनए, टोपी पहन के नहीं जाएगा, किसी भी कोई भी टेल लगाकर नहीं जाएगा आरएनए। स्पेसिफिक कैप होती है, स्पेसिफिक टेल होती है। इसको अच्छे से दिमाग में रख लो। एवरीवन ध्यान से सुनो कि आरएनए के पास में प्रोसेसिंग करने के बाद में एक टोपी आती है और एक टेल आती है जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है। इज दैट क्लियर? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके टोपी बना के चला जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड पूछ बनाकर चला जाएगा। नो, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए वहां पे। एवरीवन अंडरस्टूड? नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे स्पेसिफिक होने चाहिए उस न्यूक्लियोटाइड में। इज दैट क्लियर? Now, let's try and understand कि exactly होने क्या वाला है। In eukaryotes, forms of RNA transcribed from DNA are called primary transcript. I repeat, जब भी कभी DNA में से RNA बनता है तो उस पहले वाले RNA को, जो नया नवेला बना हुआ है RNA, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आई रिपीट, जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, तो जो बनता है तुम्हारा आरएनए, नया नवेला आरएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है ये रेडी नहीं है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा जन्म ले लिया बच्चे ने, वो डायरेक्टली जाके शादी के मंडप में जाके नहीं बिठाते हम लोग उसको। यस और नो? मतलब आज बच्चा जन्मा, उठा के उसको शादी के मंडप में बिठा दिया। डू वी डू दैट? नहीं। वैसे ही तुम्हारा आरएनए भी जो है वो अभी अभी पैदा हुआ है, जस्ट अभी पैदा हुआ है। उसको तैयार तो करो, उसको उसको थोड़ा सा ग्रूमिंग सेशन तो दो, उसको टेल लगाओ, उसको कैप लगाओ, उसके बीच के इंट्रॉन्स को हटाओ। ये सब नखरे किसके रहते हैं पता है? ये सिर्फ नखरे तुम्हारे यूकैरियोट्स के रहते हैं। यस एवरीवन, ये सारे नखरे तुम्हारे किसके रहते हैं? यूकैरियोटिक सेल के आरएनए के रहते हैं। प्रोकैरियोट के कोई नखरे नहीं है। जैसे ही तुम्हारा आरएनए बना, प्रोटीन बनना शुरू। यस एवरीवन, समझ में आया? There is no processing required in case of your prokaryotic cell, prokaryotic RNA में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ नखरे तुम्हारे किसके हैं? यूकैरियोट्स के हैं। समझा है सबको? Now let's try and understand further. Such transcripts undergo changes called as processing or maturation. हमको maturation या processing करनी जरूरत है। किसकी? आरएनए की प्रोसेसिंग करनी जरूरत है। आरएनए को मैचुरेशन होना जरूरत है, आरएनए का मैचुरेशन करना जरूरत है before becoming functional. Primary transcript is non-functional and contains both exons and introns. During processing, only introns are removed by the process called splicing. I repeat, primary transcript जो रहता है वो non-functional है। क्यों नॉन फंक्शनल है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट? बिकॉज उसमें क्या क्या रहता है? उसमें एक्सॉन भी है, उसमें इंट्रॉन भी है। अब एक्सॉन के बीच बीच में अगर इंट्रॉन रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इंट्रॉन को रिमूव करना है। अब इंट्रॉन्स को अगर रिमूव करना है तो इंट्रॉन्स की रिमूवल वाली प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। अंडरलाइन, इंट्रॉन्स को रिमूव करने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, दिस इज ऑरेंज कलर का जो दिखाया गया है इस तुम्हारे पूरे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरेंज कलर का इज नथिंग बट योर इंट्रॉन। व्हाट इज येलो इन कलर? येलो इन कलर में क्या है? तुम्हारा एक्सॉन। इस इंट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? हमको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि वहां पे हम लोग क्या कर सके? एक्सॉन को, जितने भी एक्सॉन से उसको जोड़ के तैयार कर सके। अब ये हो गई स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्प्लाइसिंग ऑफ योर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म अ मैच्योर mRNA. Understood everyone? Just write yo in the chat box, everyone.
just type you if you have understood this. ठीक है, सो जो तुम्हारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जिसको हम लोग आरएनए बोल रहे हैं, इमेच्योर आरएनए बोल रहे हैं, उसको काट पीट कर हम लोग क्या करेंगे, मैच्योर आरएनए बना देंगे। उसमें के इंट्रॉन्स को कट कट करके क्या करेंगे, तुम्हारा एक्सॉन्स को जोड़कर मैच्योर एमआरएनए बनाएंगे। अब इस प्रोसेस का नाम क्या कट करने की, स्प्लाइसिंग। किसको स्प्लाइस करेंगे हम लोग इंट्रॉन्स को ही स्प्लाइस करेंगे, एक्सॉन के टुकड़े टुकड़े नहीं करने वाले। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या, टुकड़ा करना। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या, कट ऑफ करना। दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। So splicing of your introns will be done in your immature transcript. Is that clear? चलो नेक्स्ट मैंने कुछ बोला था तुम लोगों की टोपी पहनानी है, टेल लगानी है, टोपी पहनानी है, टेल लगानी है, ऐसा कुछ बोला था मैंने कि एक स्पेसिफिक टोपी पहनेगा, एक स्पेसिफिक टेल पहनेगा तुम्हारा आरएनए। द सेम वे, द सेम थिंग, नॉट सेम वे, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, राइट नाउ। क्या पढ़ने वाले हम लोग, सबसे पहले मैंने बोला कि स्प्लाइसिंग कर लिया, आरएनए था उसमें इंट्रॉन्स थे, एक्सॉन्स थे, इंट्रॉन्स को निकाल निकाल कर फेंक दिया, कट करके फेंक दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्प्लाइसिंग इज नथिंग बट योर कैपिंग। नाउ व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग का मतलब क्या है, उसको टोपी पहनाना है। बट टोपी भी कौन से जगह पर पहनाना है, हम सबको पता है कि हमारे आरएनए के पास में पोल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड, द अदर वन इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड। तो मैं कौन से एंड को हेड बनाऊंगा और कौन से एंड को टेल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे 5 प्राइम एंड को हेड बनाऊंगा और 3 प्राइम एंड के यहां पे टेल लगाने वाला हूं। डन। 5 प्राइम हेड, 3 प्राइम टेल, 5 प्राइम हेड, 3 प्राइम टेल। बट किसके 5 प्राइम, किसके 3 प्राइम? स्प्लाइस हो गए वाले आरएनए के पास में हम लोग ये सारी काम करने वाले हैं। समझ में आया? पहले स्प्लाइसिंग करो, स्प्लाइसिंग करने के बाद में जो हमारा आरएनए में एक्सॉन्स मिले हुए हैं, एक्सॉन्स को जोड़ो लाइगेज की मदद से। जोड़ने के बाद में हमारे पास में जो आरएनए बचा हुआ है, उस आरएनए के 5 प्राइम पोजीशन पे टोपी लगा दो और 3 प्राइम पोजीशन पे टेल लगा दो। डन। एवरीवन, exons are joined in a definite sequence ordered by DNA ligase enzyme। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सॉन जो है, एक बार तुम्हारे इंट्रॉन्स हट गए तो एक्सॉन के बीच में जगह आ गई। अब वो एक्सॉन को कैसे जोड़ा जाएगा? उस एक्सॉन को जोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। एमसीक्यू क्वेश्चन। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगो द प्रोसेसिंग ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। अब कैपिंग में क्या होता है? इन कैपिंग methylated guanosine triphosphate is added to 5 prime end of HNRNA. Now I'm repeating this once again, repeating this one last time. Listen to me कि तुम्हारा जो 5 प्राइम एंड है HNRNA का, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए का जो 5 प्राइम एंड है, उधर क्या लगने वाला है? कैप लगने वाली है। किसकी कैप लगने वाली है? न्यूक्लियोटाइड्स की कैप लगने वाली है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिकली? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अंडरलाइन। मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ही कैप चाहिए। मतलब एग्जैक्टली क्या, डायग्राम में दिखाता हूं। देखो बच्चों लोग, ध्यान से देखो, जो बता रहा हूं मैं बहुत ध्यान से देखो। Can you see over here that there is a 5 prime end and there is a 3 prime end for this HNRNA? Now when we see that कि एक 5 prime end है, एक 3 prime end है, तो मैंने clearly बताया था कि जो 5 prime end होता है वहां पे तुम्हारा कैपिंग होने वाला है और 3 prime end है वहां पे तुम्हारा टेलिंग होने वाला है। ठीक है, दिस इज HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। उसके ऊपर कैप लगने वाली है, उसके ऊपर टेल लगने वाली है। नाउ व्हेन आई से कि तुम्हारा कैप लगने वाली है, तो वो कौन सी कैप लगने वाली है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए यहाँ पे देखो M लिखा है, M स्टैंड्स फॉर मिथाइलेटेड, G लिखा है, G स्टैंड्स फॉर गुआनोसिन एंड ट्रिपल P लिखा हुआ है, मतलब ट्राइफॉस्फेट। समझा सबको? ड्रॉप हार्ट। हर एक चीज का अपना अपना मतलब है। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिथाइलेटेड, ठीक है, G stands for guanosine and 3P stands for triphosphate. First phosphate, second phosphate, third phosphate, इसलिए triphosphate. Is that clear? 1 2 3 P's are given. 3 3 P दिए हुए हैं।
ऐसे ही डायग्राम बनाते हुए लिखना है, ऐसे ही सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट चाहिए मुझे डायग्राम, कट कॉपी पेस्ट। एवरीवन मेक श्योर कि आप लोग ऐसा ही डायग्राम बनाओगे जब भी कभी आपको इस वाले डायग्राम को बनाना हो। कट कॉपी पेस्ट, नथिंग डूइंग, मतलब इसमें से एक भी चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। सारे लेबलिंग्स एक जगह पर होने चाहिए, 5 प्राइम 3 प्राइम व्हाटएवर इट इज, ये सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। और तुम्हारा स्प्लाइसिंग किधर हो रहा है, एचएनआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ये सब कुछ लेबल होना चाहिए जब भी कभी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखोगे। डन एवरीवन? सो 5 प्राइम रीजन पे क्या होने वाला है, 5 प्राइम रीजन पे मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगने वाला है इन द फॉर्म ऑफ अ कैप, इन द फॉर्म ऑफ अ कैप। 5 प्राइम रीजन समझ में आया? यो समझ में आया? यो एवरीवन? अब एक और एक चीज मैंने बोला, आप कैप तो लग गई, कैप तो लग गई, अब टेल बाकी है। यस, सर लग गया, सर के ऊपर टोपी आ गई। टोपी टोपी किसकी थी? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की टोपी थी 5 प्राइम एंड के ऊपर, एचएनआरएनए के ऊपर लग गई। अब टेल किसकी लगेगी, ध्यान दो, टेल जो है वो लगेगी तुम्हारे एडेनिन की टेल। वो कहां पे लगने वाली है? पॉली एडिनाइलेशन टेक्स प्लेस एट 3 प्राइम एंड। यहां पे देखो जरा, एडेनिन किस लेटर से इंडिकेट किया जाता है, बता दो जरा चैट बॉक्स में, एडेनिन किस लेटर से इंडिकेट किया जाता है? चैट बॉक्स, एवरीवन नो दिस, दिस इज लाइक बेसिक चिंदी चिरकुट सवाल है ये। एडेनिन किससे इंडिकेट किया जाता है? लेटर ए। यस और नो? लेटर ए से इंडिकेट किया जाता है। सो अगर हम लोग 3 प्राइम रीजन के ऊपर जाएंगे, देखो 3 प्राइम रीजन के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे ना आप लोगों को जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, उस ग्रीन पार्ट में क्या होने वाला है? पॉली ए टेल, मतलब ए ए ए ए, ऐसे कंटिन्यूअसली ए ए ए ए ए हमको दिखाई देगा इस ग्रीन पार्ट के अंदर। मतलब कितने सारे नाइट्रोजनस बेसिस तुम्हारे ए ए ए ए ए बनाकर लेकर आएंगे, वो सारे के सारे तुम्हारे एडेनिन को चिपका चिपका कर एक लंबी सी टेल बनाएंगे। डन एवरीवन? और किधर बनाने वाले वो लोग? 3 प्राइम रीजन के ऊपर। सो 5 प्राइम पे मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड 3 प्राइम के रीजन के ऊपर पॉली एडेनाइल टेल, पॉली एडेनिन टेल। डन एवरीवन? ड्रॉप अ हार्ट। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बहुत धीरे धीरे सब कुछ सिखाया था। मैंने बोला कि जो तुम्हारा आरएनए है, उस आरएनए को हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं, दैट इज हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। उस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग स्प्लाइसिंग करके निकाल देते हैं। स्प्लाइसिंग करने के बाद में जो एक्सॉन्स बचते हैं उनको जोड़ने का काम किया जाता है विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज में जोड़ने के बाद में जो एचएनआरएनए का 5 प्राइम पोजीशन है, वहां पे तुम्हारा 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल चिपक जाता है। जैसे ही वो चिपक जाएगा, कैपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेलिंग। टेलिंग करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? एडेनिन 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 एडेनिन, कंटिन्यूअसली ए ए ए ए ए ए ए ए ऐड करते जाएंगे आरएनए के ऊपर, वो भी 3 प्राइम पोजीशन के ऊपर। इसको हम लोग पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम है टेलिंग। इसके बाद हमारा आरएनए जो है उसको वो फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा, हमारा एचएनआरएनए जो है वो फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा, और तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ये अब एमआरएनए कहला सकता है। और यही एमआरएनए को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूक्लियस से बाहर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से बाहर तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, ताकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। समझ में आया? ताकि उस एमआरएनए के ऊपर क्या हो सके? प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। न्यूक्लियर पोर का मतलब क्या होता है? ओके, जब आप लोगों ने मेरा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में अटेंड किया होगा, तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस के ऊपर ना छोटे 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 खड्डे होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और हम सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, मतलब तुम्हारा जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। बट जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में नहीं होगा,
वो प्रोसेस जो है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा। इसलिए आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा और वो बाहर आने के लिए न्यूक्लियर पोर की मदद लेता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर जो है वो न्यूक्लियस है और जो बाहर की दुनिया है वो साइटोप्लाज्म है। अगर तुमको अगर तुम लोग को जॉब करनी है तो तुम घर में बैठकर नहीं कर सकते हो, तुमको घर से बाहर जाना पड़ेगा और तुम्हारा घर के दरवाजे को लांग कर तुमको बाहर जाना पड़ेगा। तो वो घर का दरवाजा क्या हो गया? न्यूक्लियर पोर। इज दैट क्लियर एवरीवन? पीयूष, मिलिंद, सुशील, अमेय, वरुण, एवरीवन? ब्यूटिफुल, वेरी गुड। सो मैंने क्या बोला कि एच एन आर एन ए को प्रोसेस करके हमने तैयार कर लिया है। दैट एच एन आर एन ए इज नाउ कॉल्ड एज एम आर एन ए। एम आर एन ए स्टैंड फॉर मैसेंजर आर एन ए। उस एम आर एन ए को हम लोग को न्यूक्लियस में रख के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर होगा तो वो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियस से तुम्हारे एमआरएनए को बाहर निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के खड्डे में से वो तुम्हारा एमआरएनए जो है वो बाहर निकल जाएगा और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा ना। इसी के साथ में हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया है। किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछो, नहीं डाउट है जस्ट ड्रॉप मल्टीपल हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। यस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के ऊपर ना कभी कभार एक आध दूसरा एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। इसके ऊपर ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। ओके, खुशी इज आस्किंग सर उसको कैसे पता चलता है कि इंट्रॉन को ही रिमूव करना है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन खुशी, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी दैट आपने ये क्वेश्चन पूछा। ओके, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल सब्जी मार्केट में हो, ठीक है, और अगर आपकी कोई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड आपको वहां पे मिली, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो तुम्हारी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है? कैसे पहचानोगे बताओ? बाय वॉचिंग हर, बाय लुकिंग एट हर। उसने कौन से कपड़े पहने हैं? यस। उसने कैसे प्रकार के बाल बांधे हुए हैं? यस। ये देख के आप पता करोगे कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है या नहीं है। यस और नो? मतलब बेसिकली उसके फीचर्स देख के आप बोलोगे कि हाँ ये वही है जो मेरी फ्रेंड है। जो बहुत लंबी है, हाँ ये वही फ्रेंड है। जो बहुत नाटी है, हाँ ये वही फ्रेंड है। सो बेसिकली आप उनके फीचर्स देखोगे। तो उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आइडेंटिफाई करना है, यस, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे एंजाइम्स के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो लोग मॉलिक्यूल को रीड कर सकते हैं और उधर ही जाके कट करेंगे जो मॉलिक्यूल हमको नहीं चाहिए। समझा? सो बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स वहां पे रहेंगे, जो नाइट्रोजन नॉट बेस पेयर सॉरी, जो नाइट्रोजनस बेसिस, जो नाइट्रोजन बेसिस वहां पे रहने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल एयू, सीजीयू, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, ऐसे जो नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे रहने वाले हैं, उस नाइट्रोजनस बेस को तुम्हारा एंजाइम जाके रीड करेगा और रीड करने के बाद में इट विल कट दैट मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक पॉइंट। समझ में आया? ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किसी को भी कट करते जाओ और बोल दो कि हाँ ये इंट्रॉन था ना इसलिए मैंने उसको काटा। आप नहीं ना किसी भी अनजान व्यक्ति को जाके बोलोगे कि हाय पहचाना मैं तेरी स्कूल की फ्रेंड, या पहचाना मैं तेरे स्कूल का फ्रेंड हूं। आप किसी अनजान व्यक्ति को जाके ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। उसी तरीके से तुम्हारा एंजाइम जो है वो किसी भी अनजान मॉलिक्यूल को जाकर नहीं काटेगा, पहले वो रीड करेगा उस मॉलिक्यूल को और उसके बाद उसको पता चला कि हाँ ये इंट्रॉन वाला सीक्वेंस है, कट करो इसको इधर ही। ये एक्सॉन वाला सीक्वेंस है, मत कट करो इसको, एक्सॉन को बचाना है। दिस इज द वे इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। समझा? वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा। एनी मोर क्वेश्चंस नाउ? एनीबॉडी? समझ पाए हो आप लोग मैंने जो भी बोला अभी?
ओके, आगे बढ़े। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेफर टू एज जेनेटिक कोड। मैंने कहा जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा है मूवी वूवीज में कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो धूम, बेसिकली धूम के मूवी में बहुत सारा ये काम होता है। ऋतिक रोशन ने ऐसे कुछ तो एक कोड टाइप किया, वो लॉकर खुला। या फिर जो पुरानी वाली धूम थी उसमें भी कुछ ऐसे कोड वोड टाइप किया, वो लॉकर खुला। आपने देखा होगा कि लॉकर्स के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। वो कोड किस रूप में होते हैं? न्यूमेरिकल्स के रूप में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड व्हाटएवर। यस और नो? या फिर व्हाटएवर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी, कुछ तो होगा। यस। तो एक स्पेसिफिक कोड डालने के बाद में वो स्पेसिफिक चीजें खुलती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के दुनिया में, या फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड की दुनिया में, या फिर हमारे बायोलॉजी की दुनिया में भी जेनेटिक कोड नाम का कोड होता है। Now what is genetic code? जेनेटिक कोड में 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा क्या? ABCD GFGH होगा क्या? नहीं। वहां पे क्या होने वाला है? वहां पे जीन्स का कोड होने वाला है। अब ये जीन्स का कोड को हम लोग क्या बोलेंगे कि ओ ये कोड के मदद से क्या होने वाला है कि वी आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन। यहाँ पे हमको कोई लॉकर वॉकर नहीं खोलना है। हमको क्या करना है? ओके, दिस इज द कोड ऑन आरएनए, दिस इज द प्रोटीन गोइंग टू बी फॉर्म। समझ में आया कि जो आरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड होगा उसी प्रकार का प्रोटीन बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन का आरएनए रहेगा तो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनेगा। मेलानिन का आरएनए रहेगा तो मेलानिन का प्रोटीन बनेगा। केराटिन का आरएनए रहेगा तो केराटिन का प्रोटीन बनेगा। अंडरस्टूड? ड्रॉप अ हार्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि हीमोग्लोबिन का आरएनए तुम्हारा केराटिन का प्रोटीन बना रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली एन इम्पॉसिबल केस। अंडरस्टूड? जैसे हमारे मूवीज में भी हमने देखा हुआ था कि एक स्पेसिफिक कोड डालने के बाद में ही वो लॉकर खुलता है। कोई भी फालतू का कोड डालने के बाद वो लॉकर खुलेगा नहीं। द सेम वे कि जो तुम्हारा आरएनए पे कोड रहेगा, जेनेटिक कोड रहेगा, उसी कोड के हिसाब से तुम्हारा प्रोटीन भी सिंथेसाइज होने वाला है। उसी हिसाब से अमाइनो एसिड भी कौन से आने चाहिए ये भी डिसाइड होगा, बिकॉज अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के हमारा बड़ा बड़ा प्रोटीन बनता है। हम सबको पता है कि अगर हमारी दीवार है तो दीवार हमारी छोटी सी ब्रिक से बनी हुई है, एक छोटी सी ईंट से बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स कंटिन्यूएशन में लगते हैं और एक पूरी दीवार बनती है। उसी तरीके से अगर मैं ब्रिक को यहाँ पे अमाइनो एसिड कंसिडर करूं और दीवार को यहाँ पे प्रोटीन कंसिडर करूं, तो क्या आप लोग समझ सकते हो? यस। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के हम बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चाहे वो हीमोग्लोबिन रहे, चाहे वो केराटिन रहे, चाहे वो मायोसिन रहे, चाहे वो एक्टिन रहे, चाहे वो कोई भी प्रकार का प्रोटीन रहे इस दुनिया का। डन? बट कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? तुम या मैं? लाइक आज 6 बजे है, 6 बजे, तो आज 6 बजे आज यहाँ पे ल्यूसीन आना चाहिए, आज आइसोल्यूसिन आना चाहिए, आज सीरीन आना चाहिए, आज हिस्टामिन आना चाहिए, हिस्टिडीन आना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये तुम डिसाइड करते हो क्या? डू यू गेट द राइट टू डिसाइड द कोड? और डू यू गेट द राइट टू डिसाइड कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा अमाइनो एसिड बाद में आएगा? हम लोग बोल सकते हैं क्या ये सेल को, और इस सेल तू क्या कर रहा है, क्यों ये अमाइनो एसिड लेके आए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए हमको अमाइनो एसिड, ये निकाल निकाल यहाँ से। क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा? ए लिवर, तुझे ना बिलिरुबिन बनाना है अभी, तो बिलिरुबिन के लिए ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे नहीं चलने वाला, इसको निकाला है आपसे। नहीं हो सकता ना ऐसे। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज जो जेनेटिक कोड है उसी हिसाब से मॉलिक्यूल के हिसाब से चीजें बनने वाली है। आरएनए पे जो जेनेटिक कोड है उसी हिसाब से तुम्हारा प्रोटीन बनने वाला है। ऐसा मन मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है सब कुछ। अंडरस्टूड? सारे चीजों में केमिस्ट्री है यहाँ पे, सारे चीजों में। वी आर लर्निंग समथिंग कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। समझ में आया?
Yes everyone, okay, now listen to me. जब मैं कहता हूं कि जेनेटिक कोड है, तो जेनेटिक कोड कहां पे है? आरएनए पे है। जेनेटिक कोड तुम्हारे आरएनए पे क्या हो सकता है, जरा मुझे बता दो। क्या हो सकता है? किसके फॉर्मेट में हो सकता है? 1 2 3 4 के फॉर्मेट में होगा या कुछ और होगा? बता दो। वेरी गुड सुशील, वेरी गुड। AUGC के फॉर्मेट में होगा। व्हाई नॉट ATGC? वंडरफुल। Thymine is in DNA and uracil is in RNA. So there is no ATGC. There is only AUGC के फॉर्मेट में ही। समझ में आया सबको? तो चुन्नो मुन्नूज एंड टुन्नो पुन्नूज, यहाँ पे हमारे पूरे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड अवेलेबल रहते हैं। कितने होते हैं बच्चों लोग? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। MCQ क्वेश्चन, अंडरलाइन दिस। MCQ question, underline this, everyone. 20 different types of amino acid. और ये ही 20 different types of amino acid जो है, वो तुम्हारे अलग 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 प्रोटीन्स बना सकते हैं। इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग 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 प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं। समझ में आया? जरा फटाफट से देखते हैं कौन से अमाइनो एसिड्स यहाँ पे है। देखो, ये एक टेबल है। इस टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अमाइनो एसिड फॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पे PHE है, LEU है, देन ILE है, MET है। ये सारे अमाइनो एसिड का ना शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। TYR इज नथिंग बट टायरोसिन, SER मतलब सीरिन, PRO मतलब प्रोलीन, THR मतलब थ्रियोनिन, LYS मतलब लाइसीन, ARG मतलब अर्जिनिन। ये सब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। और ऐसे कितने अमाइनो एसिड्स है हमारे पास में? 20 अमाइनो एसिड है। और ये 20 अमाइनो एसिड्स हम लोग क्या बनाने वाले? इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाने वाले? प्रोटीन्स बनाने वाले। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको खाना बनाना भी होता है तो हमारे पास में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। यस, अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पास्ता बनाना है, ओके, मुझे पास्ता बनाना है, तो पास्ता बनाने के लिए मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो पास्ता बनाने में यूज होगी। लाइक सॉसेस चाहिए, तुम्हारे नूडल्स चाहिए, वो मैक्रोनी वगैरह वो सब चाहिए, चीज चाहिए उस प्रकार का, ठीक है, उस प्रकार के यूटेंसिल्स चाहिए। यस और नो, यू कैन नॉट मेक पास्ता इन लाइक नॉर्मल यूटेंसिल्स। यस और नो, लाइक प्रॉपरली अगर कुक करना है तो। सो हर एक इंग्रेडिएंट्स की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं? उस पास्ता को बनाने वाले हैं। सो कंसिडर दिस पास्ता एज अ प्रोटीन नाउ। तो ये प्रोटीन को अगर मुझे बनाना है तो मुझे इंग्रेडिएंट्स को राइट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ऐड करना पड़ेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मुझे हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाना है, तो अगर उसमें ग्लाइसिन वाला अमाइनो एसिड पहले होगा तो पहले ग्लाइसिन ही आना चाहिए। अगर सेकंड ग्लूटामीन होगा तो सेकंड अमाइनो एसिड ग्लूटामीन ही आना चाहिए। थर्ड वैलिन होगा तो वैलिन ही आना चाहिए। फोर्थ मिथियोनिन होगा तो फोर्थ मिथियोनिन ही आना चाहिए। पहले मिथियोनिन फिर ग्लाइसिन फिर ग्लूटामीन, ऐसा नहीं चलेगा। जिस ऑर्डर में हमको अमाइनो एसिड की चेन चाहिए उसी ऑर्डर में हम लोगों को अमाइनो एसिड लगाने होंगे। समझ में आया? रैंडमली कुछ नहीं होगा यहाँ पे। Is that clear? Just drop a heart in the chat box. Come on, everyone. मैं समझाऊं और सुशील को ना समझे, ऐसा कभी हुआ है आज की तारीख में? लाइक हर एक बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर समझा, हाँ सर समझा, हाँ सर समझा, बट सुशील बोलेगा नो सर नहीं समझा। अब मैं सुशील के लिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको भी नहीं समझा है और वो क्या बोलते हैं ना, नाटक कर रहा है कि हाँ मुझे समझा, उसके लिए भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके,
मुझे ना सेंट्रल लाइन बनानी, रेलवे से ट्रैवल करते हो सुशीला? आप कल्याण से कभी सीएसटी गए हो? गए हो, ओ वेरी गुड, ब्रिलियंट। सो बेसिकली कल्याण के बाद वाला स्टेशन आता है तुम्हारा ठाकुरली, ठाकुरली के बाद आता है डोंबिवली। मतलब द स्टेशन कम्स इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर, हर बार सेम स्टेशन आता है, हर बार सेम स्टेशन। ऐसा होता है क्या कि पहले बीच में दीवा आ जाए, फिर उसके बाद बीच में वापस से मुम्बरा मुम्बरा बाद में आ जाए, या फिर पहले कलवा की पहले थाना आ जाए, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी हुआ है? लाइक उल्टे पुल्टे स्टेशन। सब लोग मुझे आंसर करो, ऐसा कभी हुआ है? लाइक डोंबिवली के बाद डायरेक्ट घाटकोपर आया, और घाटकोपर के बाद में डायरेक्ट तुम्हारा कुर्ला आया, कुर्ला से पहले तुम्हारा लेट्स से फॉर एग्जांपल ठाणे आया। ऐसा कभी उल्टा पुल्टे स्टेशन आते? कभी नहीं आते। जिस लाइन में हम लोग जा रहे हैं उसको हम लोग सेंट्रल लाइन बोलते हैं, और वो सेंट्रल लाइन में जो स्टेशन आने चाहिए उसके बाद वही स्टेशन आता है। उसी तरीके से अगर मुझे कोई भी प्रोटीन बनाना है, कोई भी प्रोटीन, तो उस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड पहले आना चाहिए, कौन सा सेकंड आना चाहिए, कौन सा थर्ड आना चाहिए, कौन सा फोर्थ आना चाहिए, वो सारे अमाइनो एसिड पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। डन? अभी समझा? सबको चमका? ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। पी क्यू आर एस इज गोइंग टू फॉर्म हीमोग्लोबिन का प्रोटीन। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड पी, अमाइनो एसिड क्यू, अमाइनो एसिड आर, अमाइनो एसिड एस इज गोइंग टू फॉर्म अ हीमोग्लोबिन का प्रोटीन। सो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन चेंज करूं, पी आर क्यू एस कर दूं, तो क्या मुझे हीमोग्लोबिन बनेगा? अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन करूं एस क्यू आर पी, मिलेगा? आर क्यू पी एस मिलेगा? क्यू आर पी एस मिलेगा? क्यू एस पी आर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको हमेशा पी क्यू आर एस ही चाहिए। अब चमका एकदम क्लियरली? हमेशा ऐसा ही चाहिए, पी क्यू आर एस ही चाहिए। हम आरक्यूपीएस नहीं कर सकते, आरएसक्यूपी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते बेटा। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, ऐसा पीक्यूआरएस कोई अमाइनो एसिड नहीं है इस दुनिया में। अमाइनो एसिड के अलग अलग नाम जरूर होते हैं, बट देयर इज नो पीक्यूआरएस अमाइनो एसिड। ओके एवरीवन, देयर इज नो पीक्यूआरएस, देयर इज अमाइनो एसिड कॉल्ड एज फिनाइलएलेनिन, देयर इज अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ल्यूसीन, प्रोलीन, सिरिन, टायरोसिन, सिस्टीन। ये सारे अमाइनो एसिड के नाम मैं तुम लोग को बाद में जरूर बताऊंगा, बट हाल फिलहाल इतना याद रखो कि मुझे बताना क्या है कि किसी भी प्रोटीन को बनाना है तो उसके अमाइनो एसिड का सीक्वेंसेस जो रहते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं। डन? ड्रॉप अ हार्ट। ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं तुम लोगों को चीज बनाकर दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, ये तुम्हारा एम आर एन ए है। ओके एवरीवन, दिस इज योर एम आर एन। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एम आर एन ए ओवर हियर। आई एम राइटिंग हियर एम आर एन ए, स्मॉल एम, कैपिटल आर एन। ठीक है, दिस इज योर एम आर एन ए का मॉलिक्यूल। अब एम आर एन ए का मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन बेसिस होने चाहिए। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू यू यू, फिर नाइट्रोजन बेस है यू यू, सॉरी, यू यू ए। लेट्स से यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है सी यू यू। नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस है
G U U। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैंने हमेशा कैसे लिखा नाइट्रोजन बेसिस को? एक चीज ऑब्जर्व की आप लोगों ने, अगर आपने देखा रहेगा तो बताओ, मैंने नाइट्रोजन बेसिस को कैसे लिखा? कुछ एक स्पेसिफिक फैशन में लिखा? कैसे लिखा मैंने नाइट्रोजन बेसिस को, बताओ? कम ऑन, कैसे लिखा था नाइट्रोजन बेसिस को? यू यू यू, मैंने इतना लिखा, फिर एक गैप लिखा, यू यू ए, फिर मैंने गैप दिया, सी यू यू, फिर मैंने गैप लिया, जी यू यू। मतलब मैंने क्या किया, कैसे लिखा? आई होप आई एम ऑडिबल। यस, मतलब तीन तीन की जोड़ी में लिखा। यस और नो? ऐसे बधिर बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो, बोलो ना हाँ या ना। तीन तीन की जोड़ी में लिखा। आई वॉन्ट टू सी एवरीवन टू से यस नाउ, कम ऑन। यस, सबने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने तीन तीन की जोड़ी में लिखा। देखो यहाँ पे यू 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 इज वन जोड़ी, यू यू ए इज वन जोड़ी, सी यू यू इज वन जोड़ी, जी यू यू इज वन जोड़ी। ठीक है, मतलब मैंने ये जोड़ियों में लिखा है। ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तिगड़ी है, तिगड़ी बेसिकली। यस, तिगड़ी है ये, ट्रिपलेट्स है ये। ट्रिपल यू, यू यू ए, सी यू यू, जी यू यू, सब कुछ तीन तीन के जोड़ी में है। यस और नो? सो इन तीन तीन की जोड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। यस एवरीवन, क्या बोलेंगे इसको? ट्रिपलेट बोलेंगे। किसके ऊपर है ये? किसके ऊपर ये ट्रिपलेट्स? यस कार्तिक, सुशील, पीयूष, एवरीवन, very good, it is there on your mRNA, it is there on your mRNA, fine। so mRNA के ऊपर क्या है? ये ट्रिपलेट्स हैं। इन ट्रिपलेट्स का नाम क्या होता है पता है? कोडॉन्स। what is there? they are called as codons। UUU is one codon, UUA is second codon, CUU is third codon, and GUU is fourth codon। जिसको जिसको समझ में आए ड्रॉप अ हार्ट। these are referred to as codons। ट्रिपल यू, यू यू ए, सी यू यू, जी यू यू, मतलब ये जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये टेबल के अंदर, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे कोडॉन्स हैं। अब मुझे इस टेबल में से बता दो कि यू 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 ये वाला जो कोडॉन है वो क्या बनाने वाला है? पीएचई बनाएगा, एलईयू बनाएगा, आईएलई बनाएगा, एमईटी बनाएगा, वीएल बनाएगा? जरा देख के बताओ फटाफट। वेरी गुड, पीएचई बनाने वाला है। नेक्स्ट मैं पूछता हूं यू यू ए, व्हाट इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज? कम ऑन, यू यू ए, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी, अमेय, तनुजा, सुशील, एवरीवन, एलईयू सिंथेसाइज करने वाला है वो। ठीक है, पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, एलईयू स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन, सी यू यू क्या बनाएगा? सी यू यू, देख के बताओ, सी यू यू, वेरी गुड, ल्यूसिन। नेक्स्ट जी यू यू क्या बनाएगा? आपने ये जो लिखा ना चैट बॉक्स के अंदर अभी, पीएचई, एलईयू, वीएएल, ये सब क्या है? व्हाट आर दे? व्हाट आर दे? नो 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 नो, दे आर नॉट कोडॉन्स, दे आर नॉट कोडॉन्स। कोडॉन्स तुम्हारे एमआरएनए पे है, कोडॉन्स तुम्हारे एमआरएनए पे है। द ट्रिपल यू, डब्ल्यू ए, सी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू, दीज आर द कोडॉन्स, दीज आर द ट्रिपलेट कोडॉन्स। वो ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड। समझ में आया? तो ये जो पीएचई, एलईयू, आईएलई, एमईटी, वीएल, ये जो लिखा हुआ है ना कर्ली ब्रैकेट के आगे, दीज आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। समझ में आया? तो जो ट्रिपलेट कोडॉन रहेगा
वही अमाइनो एसिड तुम्हारा उधर बैठने वाला है, वही अमाइनो एसिड वहां पे सिंथेसाइज होने वाला है। ठीक है, तो पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? PHE। उसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? LEU। फिर उसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा CUU के यहाँ पे? यस, LEU। वापस GUU के यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? VAL। मतलब क्या है कि जो भी मैसेंजर आरएनए पे ट्रिपलेट कोडॉन रहेंगे, उस हिसाब से ही अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे और हमारा प्रोटीन बनते जाएगा। मतलब द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रेजेंट ऑन mRNA एंड इनडायरेक्टली इट इज प्रेजेंट ऑन योर DNA। यस और नो? बिकॉज जो DNA है वही mRNA होगा और वो mRNA तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा। चमका? ठीक है, तो जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा टेम्पलेट पे। यस, जो टेम्पलेट पे आरएनए बना है वो आरएनए में जो भी कोडॉन रहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन, उस ट्रिपलेट कोडॉन के मद्देनजर रखते हुए ही हमारा क्या बनने वाला है? अमाइनो एसिड उसमें ऐड होने वाला है। सो जो अमाइनो एसिड उसमें ऐड होंगे उससे क्या बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ड्रॉप अ हार्ट। Everyone, just drop a heart if you've understood this. ये चीज समझी ना? अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली ना, आपको पूरा ट्रांसलेशन इधर के इधर ही एक सेकंड में समझ जाएगा। यस एवरीवन, बट यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट। ये हम लोग जो सीख रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बेसिक आपका रेडी हो जाएगा, आपको ट्रांसलेशन विल बी जस्ट लाइक अ पानी कम चाय। यस एवरीवन, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैंने क्या क्या चीजें बताई। ओके, सो वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनो। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उस चीजों को पढ़ते हैं और उसके बाद में आज का टॉपिक यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। जेनेटिक कोड। It is already known that DNA is a master molecule of a cell that initiates, guides, regulates, and controls the process of protein synthesis. To perform this complicated functions, it must be carry the requisite information for the synthesis of proteins. मतलब जो information चाहिए वो information तुम्हारी messenger RNA पे होनी चाहिए. Obviously, this information has to be very verily located in the DNA itself. The site for storing this information lies in the sequence of nucleotides, that is nitrogen bases. नाइट्रोजन बेसिस के अंदर ही तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहता है। About 20 different amino acids are involved in the process of synthesis of proteins. कितने डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होने चाहिए चुन्नू मुन्नू? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होने चाहिए ताकि हमारा कितना, मतलब जितने भी प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो किसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। डन एवरीवन? ना, एक सवाल जरूर उठता है कि ये 20 अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए अभी हमने क्या देखा कि ट्रिपलेट 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 कोडॉन्स थे, बट इसके ऊपर साइंटिस्ट आए कैसे कि तीन तीन की जोड़ी मिलाकर अमाइनो एसिड बन रहे हैं? ये सवाल आया कहां से? ये आपके दिमाग में आ रहेगा क्वेश्चन। क्यों वहां पे दो दो अमाइनो एसिड, क्यों वहां पे दो दो नाइट्रोजन बेस नहीं थे? क्यों इकलौता नाइट्रोजन बेस नहीं था? यस, ये सवाल आता है कि नहीं आता है दिमाग में कि एक नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनिन, चलो पकड़ो एडेनिन, एडेनिन एक अमाइनो एसिड बनाएगा, यूरासिल दूसरा अमाइनो एसिड बनाएगा, तो यूरासिल के बाद आता है चलो साइटोसिन तीसरा अमाइनो एसिड बनेगा और ग्वानिन तीसरा चौथा अमाइनो एसिड बनाएगा। कितने अमाइनो एसिड बने बच्चे लोग? 4। क्या वो 20 के बराबर है बराबर? नहीं ना, तो हमको चाहिए कितने? कितने चाहिए? 20। तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट्स टेक दो दो का कॉम्बिनेशन। अब दो दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 कितना होगा? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 16। 16, यस और नो? इज इट इक्वल टू 20?
Is it equal to 20? No. Let's take 3 nitrogen bases. 3 raised to 4. कितना होता है? 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 कितना होता है? How many? बोलो बोलो everyone. सॉरी मैंने गलत मैथ्स बताया। एक मिनट वापस से बताता हूं। 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं। उस 4 नाइट्रोजन बेसिस को अगर मैं एक वाला ही 4 अमाइनो मतलब 4 नाइट्रोजन बेसिस है, तो उसको अगर मैं एक टाइम ही लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 4। 4:1 is 4। ठीक है। अगर मैं वहां पे 4 के ऊपर सिर्फ 2 नाइट्रोजन बेसिस लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 60। बट अगर मैं 4 के ऊपर 3 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 64, which is as good as 20, like more than 20. Yes or no? Like 4 था हमारे पास में, 16 अमाइनो एसिड था हमारे पास में, अब कितना है हमारे पास में? 64। तो अगर यहाँ पे ही हमारा नंबर अचीव हो रहा है तो हम 4:4 काय को करें? यस और नो? इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको इधर ही चीजें मिल गई। समझा? तो ऐसे करते 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 हमको पता चला कि ओके, हमको 3-3 की जोड़ी चाहिए। नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास में 4 है, बट उस 4 नाइट्रोजन बेसिस की 3-3 की जोड़ी, मतलब AUC, CUA, CUG, GUC, GGG, AAA, CCC। समझा? ऐसे जोड़ियों में होना चाहिए वो 3-3 के, तब जाके हमको ये 64 नंबर मिलता है। मतलब इट इज मोर देन 20। इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि ओके, हमारे पास में कोडॉन्स का ट्रिपलेट होता है, ना कि डबलेट, ना कि सिंगलेट। ये डबलेट भी नहीं है और सिंगलेट भी नहीं है, दिस इज सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब क्या है? सिंगल 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 नाइट्रोजन बेसिस। डबलेट का मतलब क्या है? 2-2 की जोड़ियों में नाइट्रोजन बेसिस। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3-3 की जोड़ियों में नाइट्रोजन बेसिस। तब जाके हमको 64 मिलता है। किसको किसको समझा? ड्रॉप अ हार्ट।